अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप वो क्लियर होगा। प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिफोर यू स्टार्ट दिस लेक्चर ऑन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बेसिकली हमने हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी। ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए एक मेजर डिसीजन लेना होता है दैट इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि बिज़नेस का पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि बिज़नेस को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, बिज़नेस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल है वो अचीव हो, विच इज़ बेसिकली मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये हम इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आज का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस करता है कहीं पे, तो उस इन्वेस्टमेंट को असेस करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, ये देखने के लिए कि वेदर किसी जगह पे किसी प्रोजेक्ट में बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। उन टेक्निक्स को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग का टर्म इस्तेमाल होता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिजनेस है, वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है ऑफ लेट्स सपोज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा ना। एक नया प्रोडक्ट जो है वो कोई एक दो दिन में तो नहीं बन जाता। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल होती है और प्रोजेक्ट कुछ महीनों में, कुछ सालों में कंप्लीट होता है। सिमिलरली एक बिज़नेस है, वो डिसाइड करना चाहता है कि उसको नई फैक्ट्री लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो वो जो फैक्ट्री लगानी है वो कोई एक दो दिन में तो नहीं लग जाएगी। फैक्ट्री लगेगी कितने टाइम में, नॉर्मली 3-4 साल लगेंगे उस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट होने में, खड़ा होने में, बनने में। उसके बाद वहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, रिटर्न स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम कैपिटल बजटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस that business uses to assess different proposed fixed asset investments, and it tries to decides whether to accept or whether to reject this decision. अब ये जो डिसीजन को एक्सेप्ट करना है या डिसीजन को रिजेक्ट करना है, इस चीज़ के असेसमेंट के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जो कि बिजनेस यूज़ करता है इन एवेल्युएटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। उनके नाम आपको यहाँ स्लाइड्स पे दिए गए हैं। पे बैक पीरियड है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। हम क्या करेंगे, इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Before discussing the capital budgeting techniques, हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज capital budgeting techniques. We have a proposed project that some investor, Julia Miller, is evaluating a new project for her firm, Basket Wonders BW. She has determined the after-tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the year 1 through 5. The initial cash outlay will be $40,000. बेसिकली देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट होती कैसे है। मैं आज बिजनेस में पैसा लगाती हूँ, आज प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँगी, आज इन्वेस्टमेंट करूँगी या एक साल में पूरी इन्वेस्टमेंट करूँगी। उसके बाद मेरी उस एक साल की इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट करते हैं या किसी भी डिसीजन की असेसमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बेनिफिट्स के साथ। मैंने इतना खर्चा किया है इस चीज़ के ऊपर और मुझे उससे इतना रिटर्न मिल रहा है, तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ऐसी बात है ना। तो इन द सेम वे जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहला काम उसका होता है एस्टिमेट करना उस बिजनेस प्रोजेक्ट से बिजनेस को कितना रिटर्न मिलेगा, कितना कैश फ्लो जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारे कोर्स में ये कैलकुलेशन नहीं है कि किस तरह से कैश फ्लोज डिटर्मिन करते हैं, किस तरह से कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हैं, तो हमने अभी ये समझना है कि हमारे पास कैश फ्लोज आ गए हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से कितना रिटर्न मिलेगा इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड कैश फ्लो। तो इस एग्जांपल में आप देखो तो आपके पास जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस एवेल्युएट करना चाह रहा है, ओनर एवेल्युएट करना चाह रही है, उस प्रोजेक्ट से हमें जो रिटर्न मिलता है दैट इज 10,000 इन द फर्स्ट ईयर, 12,000 इन द सेकेंड ईयर, 15,000 इन द थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 10,000 मिल रहा है और फिफ्थ ईयर में 7,000 मिलेगा। और ये कैश आउटफ्लोज तब जनरेट होंगे अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 40,000 हम आज इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर में आज इन्वेस्ट करेंगे, तो आज से एक साल के बाद 10,000 मिलेगा, फिर 12,000, फिर 15,000, फिर 10,000 एंड देन 7,000। ये हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की नेचर जो है, अज्यूम कर रहे हैं हम कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बिजनेस में देखो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रही होती है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, मैं नई मशीनरी परचेज करूं कि ना करूं, मैं मशीनरी ए ख़रीदूं कि मशीनरी बी ख़रीदूं, मैंने नया प्रोडक्ट बनाना है तो मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, ठीक होती है बात। ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक का डिसीजन डज नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अनदर प्रोजेक्ट। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। क्लियर होती है बात। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मशीन प्रोडक्शन करनी है, मैं मशीन ख़रीदना चाह रही हूँ एक, मेरे पास पैसे हैं एक मशीन को ख़रीदने के, ठीक है। अब मेरे पास मार्केट का सर्वे किया और मैंने देखा कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो कंपनीज की मशीनरीज अवेलेबल हैं जो मेरी नीड को पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक कंपनी की मशीनरी परचेज करती हूँ तो मैं दूसरी को तो नहीं ख़रीदूँगी ना। इसका मतलब है ये मशीनरी की परचेज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। मैंने दो प्रोडक्ट्स मार्केट में, मैंने प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करना है, मेरे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट ए की भी, प्रोडक्ट बी की भी, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर मेरे फाइनेंसेस इतने हैं तो मैं दोनों प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट ए लॉन्च कर देती हूँ बट आई स्टिल हैव सम फाइनेंसेस, तो इट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग एन अदर न्यू प्रोडक्ट। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बात समझ में आती है। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिपेंडेंट नेचर के होते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस डिटर्मिन करती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है, एक है कि जी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना, और दूसरा है उस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ टायर्स भी मैन्युफैक्चर करने हैं। तो अगर मैं गाड़ियों की प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगी तो तभी मैं टायर्स की प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट भी लूंगी ना। अगर मैंने गाड़ियां नहीं बनानी तो मुझे टायर बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक होती है बात। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने गाड़ियों की प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट लेना है तो मुझे उस गाड़ियों में क्योंकि टायर्स भी चाहिए, तो फिर खामखा मुझे टायर्स की प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट भी लेना पड़ेगा। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। फिर थर्ड टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इफेक्ट्स द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट। मतलब मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने 4 में से किसी एक को चूज करना है, तो मैं अगर उनमें से किसी एक को चूज करती हूँ देन आई कैन नॉट चूज द अदर प्रोजेक्ट्स। इस किस्म के प्रोजेक्ट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। मैंने एक चूज किया तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं, बाकी के जो ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल आपको दी थी, मशीनरी परचेज करनी है तो मैंने एक ही मशीनरी खरीदनी है प्रोडक्शन के लिए,
तो अगर मैं मशीनरी ए ख़रीदूँगी तो फिर मशीनरी बी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, मैं फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। दिस इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आती है? हम अपनी डिस्कशन में इस चैप्टर में अज्यूम करेंगे कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। अब हम पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, या हम पहली कैपिटल बजटिंग टेक्निक को डिस्कस करते हैं, दैट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड इज दैट ड्यूरेशन, इज दैट टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू गेट बैक योर इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम में हमें वो इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर हो जाती है, प्रोजेक्ट से वो कैश वापस जनरेट हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पे बैक पीरियड। Payback period is the period of time required for the cumulative expected cash flows from an investment project to equal the initial cash outflow. मतलब मैं लेट सपोज मैं आज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ $1000 की, ठीक है, $1000 मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे फर्स्ट ईयर में $500 मिले, मुझे सेकेंड ईयर में भी $500 मिले। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी $1000 की, वो मुझे रिकवर कब हो गई? मुझे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 500 मिला, सेकेंड ईयर में दोबारा 500 मिला, तो 500 प्लस 500 $1000 मेरे रिकवर हो जाते हैं ईयर 2 में। तो इसका मतलब है मेरे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या है? 2 है। मतलब मैं 2 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती हूँ। तो पे बैक पीरियड इज सिंपली द ड्यूरेशन इन विच यू गेट बैक और रिकवर योर इन्वेस्टेड अमाउंट। अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल ली थी उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट थी 40,000 इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में 10,000 मिल जाता है, सेकेंड ईयर में 12,000 मिलता है, थर्ड ईयर में 15,000 मिलता है, फोर्थ ईयर में 10,000 मिलता है, फिफ्थ ईयर में 7,000 मिलता है। यहाँ पे जो के लिखा है दिस रिप्रेजेंट 1000, ठीक है ना, तो ये 40K मीन्स 40,000। तो मैं आज इन्वेस्ट करती हूँ 40,000, तो जितने ड्यूरेशन में मुझे ये 40,000 रिकवर हो जाएगा, जितने सालों में मुझे ये 40,000 वापस मिल जाएंगे, वो पीरियड कहलाता है पे बैक पीरियड। अब ये पे बैक पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को कैलकुलेट करने की। अब आप इस स्लाइड में देखो तो आपको पहले टाइमलाइन बना के दी गई है। 0 रिप्रेजेंट्स द टुडे, 1 2 3 4 5 ईयर्स की का प्रोजेक्ट है। एट टाइम पीरियड 0 मतलब टुडे इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 40,000, तो मेरे पास से पैसे जाएंगे, कैश आउटले होगा, तो इसलिए ये -40 लिखा है क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लोज आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव अमाउंट्स, इसलिए -40,000 हम करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमें 10,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 12,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 15,000 मिलेगा, फोर्थ ईयर में 10,000 मिलेगा, फिफ्थ ईयर में फिर 7,000 मिलेगा। ऐसी बात है, ठीक है। अब हमने ये कैश फ्लोज बना लिया है अपना। इस कैश फ्लो की बेसिस पे हमें पे बैक सोल्यूशन या पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें कम्युलेटिव कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कम्युलेटिव कैश फ्लो क्या होता है? कम्युलेटिव कैश फ्लो इज सिंपली द नेट कैश फ्लो, ठीक है, जो आपका नेट कैश फ्लो किसी पीरियड के एंड पे बन रहा होता है, उसे हम कम्युलेटिव कंबाइंड कैश फ्लो कहते हैं। अब जब टाइम पीरियड 0 पे हमने इन्वेस्टमेंट की 40,000 की, तो हमारा नेट कैश फ्लो कितना था? 40,000 का था, ठीक है। एक साल गुजरा, मुझे 10,000 रिकवर हो गए, मुझे 10,000 का कैश इनफ्लो हुआ, तो मेरा कम्युलेटिव कैश फ्लो कितना हो गया? -40 था पहले, उसमें +10 किया, तो मेरे पास -30 कम्युलेटिव कैश फ्लो बन गया। नेट कैश फ्लो अब मेरा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो मेरी नेट कैश सिचुएशन थी, पहले मैंने 40,000 किसी को दिए थे, उसमें से 10,000 मुझे वापस मिल गए हैं, तो मेरे पास नेट कैश फ्लो की सिचुएशन आ गई है -30,000 की। ईयर 2 एंड होता है, 12,000 और जनरेट करता है प्रोजेक्ट, तो अब मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो जाएगा? -30,000 प्लस 12,000 गिव्स -18,000। थर्ड ईयर ख़त्म होगा, 15,000 मुझे और जनरेट हो गए हैं, तो अब मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो जाएगा? -18,000, जो पिछले साल का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो था,
तो उसको एडजस्ट कर लेंगे इस साल के कैश फ्लो के साथ। -18,000 प्लस 15,000 नेट कैश क्यूमुलेटिव कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो विल बी -3,000। फोर्थ ईयर में 10,000 फिर आता है, तो -3,000 प्लस 10,000 गिव्स 7,000। तो फोर्थ ईयर का कम्युलेटिव कैश फ्लो कितना हो गया? 7K और 7,000। फिफ्थ ईयर में 7,000 और मिल जाते हैं, तो फोर्थ ईयर का जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है 7K प्लस 7K, फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नेट कैश फ्लो बन गया हमारे पास 14,000। ये बात समझ में आती है? अब इस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, पे बैक पीरियड है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रिकवर हो रही होती है। तो जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है ये हमें नेट कैश फ्लो की सिचुएशन बता रहा होता है, यही बता रहा होता है ना कि हमारा कितना रिमेनिंग कैश बैलेंस रह गया है, हमने और कितना रिसीव करना है टू रिकवर आर इन्वेस्टेड अमाउंट। अब देखो, ये जो -40 प्लस 10,000 फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आया -30,000, इसका मतलब था कि 40,000 में से मैं 10,000 रिकवर कर चुकी हूँ, मुझे 30 और रिकवर करने हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर एंड होता है तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो -18K आ जाता है। इसका मतलब है 40,000 मैंने इन्वेस्ट किया, पहले साल में 10,000 मिला, दूसरे साल में 12,000 मिला, अभी मुझे 18,000 और रिकवर करना है। मेरी रिकवरी में 18,000 की कमी है। थर्ड ईयर एंड होता है, 15,000 और मिल जाते हैं। अब हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया है -3K। ये -3K शो करता है कि अब बिजनेस को 3,000 और चाहिए, 3,000 और चाहिए टू रिकवर इट्स इन्वेस्टेड अमाउंट, दैट इज 40,000। अब फोर्थ ईयर में आते हो तो आप देखते हो कि आपको जो 10,000 रिसीव हुए हैं उसके बाद आपका कैश फ्लो बन चुका है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बन चुका है 7K। मतलब अब आपको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिल चुके हैं, प्लस 7,000 लिखा है ना, 7K लिखा है ना, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको रिकवर हो चुका है। तो बिजनेस ने अपना 40,000 एग्जैक्टली रिकवर किया होगा बिटवीन ईयर 3 एंड 4। थर्ड ईयर में देखो तो अभी 3,000 की कमी थी रिकवरी से। फोर्थ ईयर के एंड पे देखो तो आपको 7,000 एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो एग्जैक्टली 40,000 आपने कब रिसीव किए होंगे? थर्ड और फोर्थ ईयर के दरमियान में रिसीव किए होंगे। टू कैलकुलेट दैट एग्जैक्ट पे बैक पीरियड हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 3 क्या है? दिस इज द ईयर ड्यूरिंग विच you will have received your invested amount। अब आपने 3 और 4th ईयर के दरमियान में इन्वेस्टमेंट रिसीव की ना, तो जिन 2 ईयर्स के दरमियान में इन्वेस्टमेंट रिसीव की है, 40,000 आपने रिकवर किया है, उसमें जो पहला साल है 3, वो हम लिखते हैं 3 प्लस 3K। 3K क्या है? दिस इज द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन थर्ड ईयर। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 10K। 10K क्या है? द एक्चुअल कैश फ्लो इन द नेक्स्ट ईयर। एक्चुअल कैश फ्लो इन द नेक्स्ट ईयर। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, दिस गिव्स 3.3 ईयर्स, मतलब पे बैक पीरियड इज 3.3 ईयर्स। अब आप वैसे भी अगर देखो तो एनालिसिस वाइज भी जो आपका 40,000 है वो थर्ड ईयर के बाद रिकवर हुआ होगा ना। थर्ड ईयर के बाद, अभी फोर्थ ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ 3-4 महीने गुजरे होंगे, तो आपने अपना ये 40,000 थ्योरेटिकली कहो तो रिकवर किया है। तो हम कहते हैं पे बैक पीरियड इज 3.3 ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है पे बैक पीरियड का? लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं N1 फर्स्ट ईयर है जिसमें जिसके बाद हमारी रिकवरी हुई होगी, मतलब, और N2 वो ईयर है जिससे पहले हमारी रिकवरी हुई है। तो पे बैक पीरियड विल बी N1 प्लस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ N1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ N2। बात समझ में आती है? थर्ड ईयर जिसके बाद आप अपना कैश फ्लो रिकवर करोगे, प्लस इस थर्ड ईयर में कितना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो था? 3,000 था, 3,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय
नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल कैश फ्लो दैट इज 10K डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 3.3 ईयर्स। बात समझ में आती है? दिस इज बेसिकली पे बैक पीरियड। अब ये 3.3 ईयर का मतलब क्या है कि 3 साल पूरे लगेंगे आपको पैसे 40,000 रिकवर करने में, साथ में 30% ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी आपको चाहिए ये 40,000 रीजनरेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट में। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब पे बैक पीरियड का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? लेट्स सपोज अगर बिजनेस, अब हम यूज़ किस तरह करते हैं, हमने कहा कि 3.3 ईयर्स में आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले तो ये देख लो कि देखो जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करते हो ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बस बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे का कंसर्न होता है जितना जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए, बाकी का जितना कैश फ्लो जनरेट होगा दैट विल बी आवर प्रॉफिट। ठीक होती है बात? तो कम पे बैक पीरियड इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास वास्तव होता है कि हर बिजनेस ने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट। तो अगर बिजनेस का मैक्सिमम पे बैक पीरियड सेट हुआ है, डिटरमिन किया गया 3.5 ईयर्स, तो हम इस 3.5 ईयर के प्री डिटरमिन पे बैक पीरियड को कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट के कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड के साथ। ठीक है? प्रोजेक्ट का कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड था 3.3 ईयर्स, प्री डिटरमिन था 3.5 ईयर्स। मतलब बिजनेस वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है जिसका पे बैक पीरियड मैक्सिमम 3.5 हो। तो जाहिर बात है 3.3 ईयर्स तो 3.5 से कम पीरियड है ना। पहले आप रिकवर कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट, तो दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है? तो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है इफ payback period of your project is less than the predetermined payback period, that project should be accepted। यहाँ तक बात समझ में आती है? पेबैक पीरियड मेथड या इस प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक की, कैपिटल बजटिंग टेक्निक की कुछ स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं। इसकी स्ट्रेंथ है इट इज़ इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। इतनी कंप्लेक्सिटी नहीं है, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी एंड यू विल कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। दिस टेल्स अस दैट इन हाउ मच ड्यूरेशन योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रीजनरेट कैश। तो लिक्विडिटी है ना, ईजियर टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म फ्लोज। ठीक है ना? इसमें क्योंकि हमारे पास जितना जल्दी हम पे बैक पीरियड के थ्रू हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर कर लेते हैं, तो हम उतना शॉर्ट टर्म फ्लोज को हम आसानी से फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है? लेट्स सपोज आपको पता है कि 2 साल में आपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेनी है, तो आप इस 2 साल के तो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को आसानी से फोरकास्ट कर सकते हो। लेकिन अगर यही 10 साल में हो जाए तो 10 ईयर्स के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना ज़रा सा मुश्किल होता है। ठीक है? तो आप ज़्यादा कहना चाहिए कि अश्योर हो गए अबाउट द प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग असेस्ड यूजिंग पे बैक पीरियड। इसकी वीकनेस क्या है? डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें भी आपने देखा क्योंकि हमने कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का काम नहीं किया था। हमने पिछला कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, तो हमने यही देखा था ना कि जी हम कहते हैं कि जी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते आज की इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के रिटर्न्स के साथ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी की वैल्यू चेंज होती है, कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने देखा तो हमने इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया। दिस इज द वीकनेस ऑफ पे बैक पीरियड। डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। जी बिल्कुल, हमारा सारा फोकस किस पे था कि हम जितने टाइम में इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं, हमारे लिए वो कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट टाइम ऐसा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि इनिशियली उससे हमें इतने रिटर्न्स ना मिल रहे हों, मगर आफ्टर सम ईयर्स वो प्रोजेक्ट जब ज़रा सा स्टेबल हो जाता है उसके बाद वो कैश फ्लो जनरेट करने लग जाता है। ठीक है? लेकिन इस एनालिसिस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड तक के कैश फ्लोज को देखते हैं। उसके आगे के कैश फ्लोज चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे वो बिज़नेस की अच्छी परफॉर्मेंस या बिज़नेस की बुरी परफॉर्मेंस भी शो करते हो, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। जाहिर बात है, हमने कहा था ना कि जब मैक्सिमम एक प्री डिटर्मिन्ड पे बैक पीरियड सेट किया हुआ है तो वो तो सब्जेक्टिव है। वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को देख के डिसाइड करती है, उसका कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है ना, तो इट इज़ सब्जेक्टिव। ये बात टाइम मिसलीडिंग हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगला मेथड है ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, दैट इज एवरेज अकाउंटिंग रेट।
What is average accounting rate or AAR? Average accounting rate is the average project earning after taxes and depreciation divided by the average book value of the investment during its life. हम ये रिटर्न ये रेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. ये ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कि हम प्रोजेक्ट में जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट हाउ मच रिटर्न आर वी गेटिंग. फार्मूला है इसका एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, वेयर एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज एनुअल प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि एवरेजेस लिखे गए हैं ना, तो हमने सिंपल साल का नेट प्रॉफिट नहीं लेना, एवरेज नेट प्रॉफिट लेना है. तो एवरेज और एवरेज नेट प्रॉफिट और एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जितना हमने प्रोजेक्ट की लाइफ में जितनी रिटर्न्स लिए हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमारा है, जितना हमारा प्रॉफिट है टोटल उसका फाइंड करेंगे, सम अप कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जितने सालों का प्रोजेक्ट था उस पर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे. डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, और एक होती है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ. ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज हैं, बुक वैल्यू एट ईयर 1 डिवाइड बाय बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय 2. ठीक है, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई. मैं आज मशीनरी खरीदती हूँ, मैंने मशीनरी खरीदी 40,000 की, तो आज मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 40,000. जब प्रोजेक्ट मशीनरी की लाइफ ख़त्म होगी, मतलब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, तो उस मशीनरी की वैल्यू हो गई होगी क्या? ज़ीरो हो गई होगी. तो एंड लाइफ बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी 0. ठीक होती है बात. अच्छा, बाद में ऐसा होता है मशीनरी इस तरह के कुछ एसेट्स होते हैं, इनको आप स्क्रैप पे सेल कर सकते हो. तो बुक वैल्यू एट द ईयर 1 और स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 40,000. और मुझे लगता है कि ये 40,000 की मशीनरी आज से 10 साल के बाद स्क्रैप पे सेल हो सकती है. कितने में? 5,000 रुपये में. मैं आज खरीदती हूँ तो 10,000 की खरीदती हूँ, और जब ये स्क्रैप पे सेल होती है चलो 1,000 पे सेल होती है, तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी 1,000. आज 10,000 है और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी 1,000, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं. ठीक होती है बात. एग्जाम्पल हमारे पास थी कि हमने आज इन्वेस्टमेंट की 40,000 की, फर्स्ट ईयर में 10,000 मिले, 12,000 मिले, फिर 15,000, फिर 10,000, फिर 7,000. वही पुरानी एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसी एग्जाम्पल का अगर हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, फॉर्मूला हमारे पास है टोटल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000, 54,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, तो 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 10.8K आ जाता है, या 10,800 आ जाता है. एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के शुरू में थी वैल्यू 40,000 की, यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब है एट द प्रोजेक्ट एंड इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 0. तो 40K प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20,000. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो 10.8K डिवाइड बाय 20K गिव्स अस 50.54 विच इज इक्वल्स टू 54%. इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट का, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज 54%. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? याद रखो, कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑफ रिटर्न से अगर आपके प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर ज़्यादा है या इक्वल टू है, तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेते हैं. समझ में आती है बात की? और इन अदर टर्म जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है ना.
तो इसलिए अगर लेट्स सपोज प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट या रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो या तो आपके प्रोजेक्ट को 10% रिटर्न देना चाहिए, या 10% से जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या समझ में आती है? यहाँ तक कोई मसला? कुछ मसला हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, थैंक यू।